नमस्कार। समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ओजस्वी शर्मा। यह कार्यक्रम खास तौर से बच्चों द्वारा बच्चों के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश और दुनिया की खबरों से अवगत कराएंगे। तो न्यूज़ विद चिल्ड्रन में सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों की। दिल्ली में 18वें G20 शिखर सम्मेलन के तहत बैठकों का दौर है जारी। विश्व के अग्रणी 20 देशों के नेता आर्थिक और विकास से जुड़े मुद्दे पर कर रहे हैं चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हुए शामिल। पीएम मोदी ने डिजिटल भविष्य के लिए आसियान भारत कोष की घोषणा की। एटीएम कार्ड की झंझट खत्म, अब यूपीआई के जरिए एटीएम से निकाले जा सकेंगे पैसे। हेलो यूपीआई भी किया गया लॉन्च। बीसीसीआई ने एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम का किया ऐलान। केएल राहुल और कुलदीप को मिली जगह, चहल को नहीं मिला मौका। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में 18वें G20 शिखर सम्मेलन के तहत बैठकों का दौर है जारी। विश्व के अग्रणी 20 देशों के नेता आर्थिक और विकास से जुड़े मुद्दे पर कर रहे हैं चर्चा। दुनिया भर की नजरें भारत की ओर हैं। दिल्ली में 18वें G20 शिखर सम्मेलन के तहत बैठकों का दौर जारी है। दुनिया के तमाम विकसित और विकासशील देशों के प्रभावशाली नेता भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस सम्मेलन का हिस्सा बन रहे हैं। वैश्विक अतिथियों के स्वागत के लिए दिल्ली में भव्य तैयारियां की गई हैं, जहां विश्व के अग्रणी 20 देशों के नेता आर्थिक और विकास से जुड़े मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। इस बैठक का हिस्सा होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार भारत आए। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी पीएम के रूप में पहली बार भारत आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस, बांग्लादेश और अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और इटली के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हुए शामिल। पीएम मोदी ने डिजिटल भविष्य के लिए आसियान भारत कोष की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आसियान भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया पहुंचे तो वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। सम्मेलन में शिरकत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारी पार्टनरशिप अपने चौथे दशक में प्रवेश कर रही है। ऐसे में भारत आसियान समिट की सह अध्यक्षता करना मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। उन्होंने कहा कि हमारा इतिहास और भूगोल भारत को आसियान को जोड़ते हैं। साथ ही साझा वैल्यूज, क्षेत्रीय एकता और साझा विश्वास भी हमें आपस में जोड़ता है। पीएम ने मिशन लाइफ पर भी मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने में भारत के अनुभव को साझा करने की भी बात कही। पीएम ने कहा कि आसियान के साथ जुड़ाव भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। साथ ही पीएम मोदी ने जकार्ता में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को भी संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देश के 75 शिक्षकों को प्रदान किए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर 75 चयनित शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इसमें 50 स्कूली शिक्षक, उच्च शिक्षा विभाग के 13 शिक्षक तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के 12 शिक्षक शामिल हैं। इस साल से उच्च शिक्षा विभाग तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के शिक्षकों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के दायरे में लाया गया है। राष्ट्रपति ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मजबूत और जीवंत शिक्षा प्रणाली विकसित करने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए बालिकाओं और महिला शिक्षकों को प्रोत्साहन देना बहुत आवश्यक है। सभी शिक्षकों तथा अभिभावकों का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं को पहचाने और इन्हें विकसित करने में बच्चे की मदद करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस पर 94 शिक्षकों को किया सम्मानित। 2 लाख से अधिक टीचर्स को बांटे जाएंगे टैबलेट।
भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस साल भी शिक्षक दिवस खूब धूमधाम के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस साल शिक्षक दिवस पर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले 94 शिक्षकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत माता के महान सपूत जिन्होंने शिक्षा के लिए अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर किया, उनको हम नमन करते हैं। शिक्षक होकर देश के सर्वोच्च पद तक जाना एक आदर्श है। उन्होंने कहा कि समय के साथ शिक्षकों की भूमिका में बदलाव भी आया। सीएम ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि आज जो 94 शिक्षक सम्मानित हो रहे हैं, इन्होंने अपने जीवन में कुछ न कुछ प्रेरणादायी कार्य किए हैं। शिक्षकों की बड़ी जिम्मेदारी है आज समाज के लिए, क्योंकि आप समाज के निर्माता हैं, राष्ट्र निर्माता हैं। आपके ऊपर वर्तमान पीढ़ी को दिशा दिखाने की जिम्मेदारी है। अगर समय के साथ हम नहीं चलेंगे तो पिछड़ जाएंगे। विकास और प्रगति के इस दौर में हम पीछे न रह जाएं, इसके लिए हमको तैयार रहना हो। एटीएम कार्ड की झंझट खत्म। अब यूपीआई के जरिए एटीएम से निकाले जा सकेंगे पैसे। हेलो यूपीआई भी की गई लॉन्च। भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च हो चुका है। हिताची लिमिटेड की सहायक कंपनी हिताची पेमेंट सर्विसेज ने यूपीआई एटीएम को लॉन्च कर दिया है। इस सुविधा की मदद से अब बिना डेबिट या एटीएम कार्ड के आप यूपीआई के जरिए पैसा एटीएम से निकाल पाएंगे। लोगों की सुविधा के लिए एनपीसीआई के सहयोग से यूपीआई एटीएम का व्हाइट लेबल एटीएम के रूप में इसे पेश किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक उत्सव में इसकी घोषणा की। भुगतान सुविधाओं का उद्देश्य समावेशी, लचीला और सतत डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है। साथ ही हेलो यूपीआई भी पेश किया गया है, जिसमें ऐप, फ़ोन कॉल और आईओटी उपकरणों के माध्यम से हिंदी और अंग्रेजी में आवाज़ से यूपीआई पेमेंट किया जा सकता है। एनपीसीआई ने कहा कि इन कॉन्वर्सेशनल पेमेंट्स के लिए एआई इनेबल ट्रांजैक्शन संपन्न किया जा सकेंगे, जो देश में डिजिटल पेमेंट्स का विस्तार और अधिक तेज़ी से और ज़्यादा स्थानों पर पहुंचा सकेगा। आइए आपको बताते हैं विज्ञान जगत में क्या कुछ रहा खास। भारत का सूर्य मिशन आदित्य L1 ने पृथ्वी और चंद्रमा की शेयर की तस्वीर इसरो ने ट्वीट कर दी जानकारी। इसरो का सूर्य मिशन आदित्य L1 अपने रास्ते पर है। उसकी सेहत सही है, यह बताने के लिए उसने अपनी सेल्फी भेजी है। उसने यह भी बताया है कि उसके सारे कैमरे सही काम कर रहे हैं। उसने पृथ्वी और चांद की एक खूबसूरत फोटो ली, साथ ही एक वीडियो भी शेयर किया है। इसकी जानकारी इसरो ने ट्वीट कर दी। आदित्य L1 अभी 18 सितंबर तक धरती के चारों तरफ 4 बार ऑर्बिट बदलेगा। धरती के चारों तरफ ऑर्बिट इसलिए बदली जाती है ताकि वह इतनी गति हासिल कर ले कि वह 15 लाख किलोमीटर की लंबी यात्रा को पूरा कर सके। आदित्य L1 अपने लक्ष्य पर पहुंचने के बाद हर दिन 1440 तस्वीरें भेजेगा, ताकि सूर्य की बड़े पैमाने पर स्टडी की जा सके। यह तस्वीरें आदित्य में लगा विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ लेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार पहली तस्वीर फरवरी में मिलेगी। चांद पर सफल लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन सकता है जापान। जापान ने अपना पहला मून मिशन किया लॉन्च। जापान ने अपना मून मिशन लॉन्च कर दिया है। अगर इसका SLIM लैंडर चांद पर उतरता है तो जापान चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का 5वां देश हो जाएगा। लॉन्चिंग दक्षिणी जापान के टांगेशिमा स्पेस सेंटर से की गई। स्लिम मिशन को जापानी स्पेस एजेंसी के H2A रॉकेट से लॉन्च किया गया। इस मिशन की लॉन्चिंग टांगेशिमा स्पेस सेंटर से की गई। SLIM एक हल्का रोबोटिक लैंडर है जिसे तय स्थान पर ही उतारा जाएगा, जिसकी जगह में कोई बदलाव नहीं होगा, ताकि सटीक सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन हो सके। इस मिशन को मून स्नाइपर भी कहा जा रहा है। लैंडिंग इसके तय स्थान के 100 मीटर के दायरे में ही होगी। सब कुछ सही रहा तो अगले साल फरवरी महीने में लैंड की जाएगी।
अंतरिक्ष में बड़ी उपलब्धि हासिल करने की तैयारी में भारत। इसरो अक्टूबर में लॉन्च करेगा अपना पहला मानव रहित गगनयान मिशन। चांद पर कदम जमाने और सूर्य की तरफ आदित्य L1 मिशन भेजने के बाद अब इसरो की तैयारी देश के पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन को सफल बनाने की है। इसरो अक्टूबर में गगनयान की पहली मानव रहित उड़ान की तैयारियों में लग गया है। इसरो फिलहाल अपने सबसे भरोसेमंद रॉकेट LVM-3 को क्रू मॉड्यूल ढोने के अनुरूप बना रहा है। LVM-3 को HLVM-3 में बदला जा रहा है ताकि वह पूरी तरह ह्यूमन रेटेड हो सके। इस रॉकेट में फेल्योर से ज़्यादा सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा, जैसे क्रू एस्केप सिस्टम, यानी किसी भी तरह का खतरा होने पर क्रू मॉड्यूल हमारे एस्ट्रोनॉट्स को लेकर सुरक्षित वापस आ जाए। रॉकेट में गड़बड़ी होने पर उसके किसी भी स्टेज से दूर ले जाकर एस्ट्रोनॉट्स को सेफ रखे। अगर किसी तरह की इमरजेंसी आती है तो क्रू मॉड्यूल एस्ट्रोनॉट्स को लेकर समुद्र में गिर जाएगा। अब खबरें खेल जगत से। BCCI ने एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम का किया ऐलान। KL राहुल और कुलदीप को मिली जगह, चहल को नहीं मिला मौका। BCCI ने आगामी एक दिवसीय विश्व कप 2023 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी है। वर्ल्ड कप के लिए चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर के नेतृत्व वाली चयन समिति ने विश्व कप के लिए टीम के सदस्यों के नाम की घोषित कर दी है। विश्व कप के लिए टीम के कप्तान रोहित शर्मा होंगे, जबकि हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को उपकप्तान बनाया गया है। लंबे समय से चोट के कारण बाहर रहे KL राहुल और श्रेयस अय्यर को विश्व कप के लिए टीम में शामिल किया गया है। इनके अलावा विराट कोहली, शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव को भी टीम में जगह मिली है। मोहम्मद शमी, अक्षर पटेल, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव भी भारतीय टीम का हिस्सा होंगे। वर्ल्ड कप 2023 का आगाज 5 अक्टूबर को होगा, जबकि रोमांचकारी फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। आइए जानते हैं क्या रही अंतर्राष्ट्रीय जगत की सुर्खियां। चाइना ने बनाया ऐसा लेजर हथियार जो लंबे समय तक कर सकता है हमला। चीन की सेना ने एक ऐसा लेजर हथियार बनाया है जो लंबे समय तक हमला कर सकता है। आमतौर पर लेजर हथियार ज़्यादा समय तक हमला नहीं कर सकते क्योंकि वो गर्म हो जाता है, लेकिन चीन ने अपने लेजर हथियार को ठंडा रखने की तकनीक खोज ली है। ये तकनीक चीन के वैज्ञानिकों ने डेवलप की है। इस कूलिंग सिस्टम की मदद से चीन किसी टारगेट पर हाई एनर्जी लेजर से हमला कर सकता है। पाकिस्तान से खराब लड़ाकू विमान मिलने पर भड़का म्यांमार, दिया कड़ा संदेश। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से पाकिस्तान को फजीहत का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान ने 2019 से 21 के बीच म्यांमार की सैन्य सरकार जुंटा को JG-17 थंडर मल्टी रोल फाइटर जेट की आपूर्ति की थी, जिन्हें अब इस्तेमाल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। म्यांमार के पास पाकिस्तान के दिए लड़ाकू विमानों में से कुल 11 विमान तकनीकी खराबियों के कारण काम नहीं कर रहे हैं, जिसे लेकर सैन्य जुंटा पाकिस्तान से काफ़ी नाराज़ है। जुंटा ने पाकिस्तान को सख्त संदेश भेजकर कहा है कि वो इतनी संख्या में विमानों की खराबी को लेकर जवाब दे। पाकिस्तान ने 2022 में भी म्यांमार को JF-17 लड़ाकू विमान भेजे थे और उनमें भी इसी तरह की खामी का पता चला था। तब पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार थी। न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आज इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी एक कोशिश पसंद आई होगी। तो अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी देश और दुनिया की खबरों के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।